नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। कर्नाटक एमएलसी चुनाव मल्लिकार्जुन खड़गे ने नामों को अंतिम रूप देने के लिए बैठक की। राहुल की मंजूरी का इंतजार। बीएसवाई के जेल जाने के लिए विजेंद्र जिम्मेदार, कांग्रेस विधायक प्रदीप ईश्वर का कहना। प्रज्वल रेवन्ना के आगमन से 2 दिन पहले अग्रिम जमानत याचिका खारिज। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, खड़गे बोले अगर पड़े होते तो ऐसी बात नहीं बोलते। हेमंत सोरेन को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने बढ़ाई 14 दिन न्यायिक हिरासत। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने विधानसभा से निर्वाचित होने वाली विधान परिषद के 11 सीटों के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दे दिया है। लेकिन पार्टी हाईकमान, विशेषकर वरिष्ठ नेता राहुल गांधी द्वारा शुक्रवार को ही सूची को मंजूरी दिए जाने की संभावना है। मतदान 13 जून को होगा और नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 3 जून है। कर्नाटक विधानसभा में 135 विधायकों के साथ कांग्रेस कम से कम 7 एमएलसी पद जीत सकती है। सिद्धरामैया और शिवकुमार, जो केपीसीसी के अध्यक्ष भी हैं, कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं से इस सूची को मंजूरी दिलाने के लिए मंगलवार से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। सूत्रों के अनुसार कर्नाटक के लघु सिंचाई मंत्री एनएस बोसराजू को फिर से मनोनीत करने के बारे में कांग्रेस नेतृत्व में मतभेद था। कांग्रेस के एक नेता ने बताया शिवकुमार वरिष्ठ एमएलसी बीके हरिप्रसाद को मंत्री बनाकर अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। फिर बोसराजू को त्याग करना पड़ सकता है, क्योंकि उच्च सदन से केवल एक ही व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन नेता ने कहा है कि बोसराजू की हाईकमान के प्रति वफादारी को देखते हुए उन्हें फिर से मनोनीत किया जा सकता है। सिद्धरामैया और शिवकुमार दोनों ने उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए एआईसीसी महासचिवों केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र द्वारा प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा की हेयर स्टाइल को लेकर छेड़ा गया विवाद जल्द खत्म होने वाला नहीं है तथा बुधवार को चिकबल्लापुर के कांग्रेस विधायक प्रदीप ईश्वर भी इस मुद्दे में शामिल हो गए। प्रदीप ने बुधवार को आरोप लगाया कि विजेंद्र अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के एक मामले में जेल जाने के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि येदियुरप्पा के बेटे होने के अलावा पार्टी के राज्य प्रमुख होने का आपको क्या श्रेय है। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा, आपने उन नेताओं को नजरअंदाज किया जिन्होंने 30 से 40 साल तक पार्टी को खड़ा किया। आपके पास केएस ईश्वरप्पा और बसंतगौड़ा पाटिल यत्नाल के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है। मेरे मन में बीएसवाई के लिए बहुत सम्मान है, लेकिन उन्हें अपने छोटा चिन्ह की जालसाजी करने के लिए जेल जाना पड़ा। वह छोटा चिन्ह किसने बनाया था? मधु का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि मंत्री का हेयर स्टाइल उनकी पसंद है। उन्होंने कहा कि मधु ने 12,000 शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की पहल की है। एसएसएलसी परीक्षा का सख्ती से संचालन किया है और छात्रों को अपने अंक सुधारने के लिए 3 परीक्षा प्रयास सुनिश्चित किए हैं। प्रदीप ने कहा कि अगर कांग्रेस की लोकसभा उम्मीदवार रक्षा रामैया चिकबल्लापुर से हार जाती है तो वह विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। प्रज्वल रेवन्ना ने अपनी आसान गिरफ्तारी को रोकने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है और अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया है, क्योंकि सेक्स स्कैंडल में फंसे निलंबित जेडीएस नेता के 31 मई को भारत आने की अटकलें हैं। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि प्रज्वल को बेंगलुरु में हवाई अड्डे पर पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। याचिका खारिज कर दी गई। 26 अप्रैल को दूसरे चरण के चुनाव के तुरंत बाद प्रज्वल देश छोड़कर चले गए थे, जिसमें उनके निर्वाचन क्षेत्र हासन में भी मतदान हुआ था, क्योंकि सांसद द्वारा महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का कई वीडियो सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया था। कर्नाटक सरकार ने आरोपों की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया और प्रज्वल के राजनयिक पासपोर्ट को रद्द करने के अनुरोध के साथ केंद्र से संपर्क किया। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। महात्मा गांधी को लेकर दिए गए पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से पलटवार किया गया है। पीएम मोदी के बयानों को लेकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी अगर पढ़ा होता या पढ़े होते तो ऐसी बात महात्मा गांधी के बारे में नहीं बोलते। 80 से 90 देशों में उनका स्टैचू है। महात्मा गांधी ने जो काम किया उसके बारे में उन्हें पता नहीं तो उन्हें संविधान के बारे में भी पता नहीं होगा। गरीबों की वो बात करते थे, वो आजादी की विकास की बात करते थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, जब फुर्सत मिले तो गांधी जी की किताब माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ पढ़ ले। गांधी जी ने कभी नफरत की पॉलिटिक्स नहीं की। मोदी जी की राजनीति नफरत से भरी हुई है। यह चुनाव लंबे समय तक याद रहेगा क्योंकि देश का हर नागरिक लोकतंत्र बचाने के लिए एक साथ आया है। लोगों ने डाइवर्जन के बजाय मुद्दों पर वोट डाले हैं। पीएम मोदी के 15 दिन के भाषण में आप देखेंगे तो पाएंगे उन्होंने 232 बार कांग्रेस का नाम लिया, 758 बार मोदी जी ने अपना ही नाम लिया है। झारखंड की राजधानी रांची स्थित पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। अब हेमंत सोरेन 13 जून तक रांची के कोटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में रहेंगे। गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में उनकी पेशी हुई और इसके बाद न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी गई। जमीन घोटाले के इसी मामले में जेल में बंद राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप और फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मास्टरमाइंड मोसद्दाम की भी अदालत में ऑनलाइन पेशी हुई और उनकी हिरासत भी 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई। रांची के बड़गाई अंचल में 8.5 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीदारी करने के मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वह जेल में बंद है। इस मामले में अब तक कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में रेगुलर बेल पिटीशन फाइल कर रखी है जिस पर 10 जून को सुनवाई होनी है। बीते मंगलवार को जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की वेकेशन बेंच ने इस मामले की सुनवाई की थी लेकिन उन्हें तत्काल राहत नहीं मिल पाई। ईडी ने इस मामले में जवाब दाखिल करने और पक्ष रखने के लिए समय की मांग की। कोर्ट ने एजेंसी को 10 जून के पहले शपथ पत्र के जरिए जवाब दाखिल करने को कहा है। इसके पहले इस मामले में रांची की स्पेशल पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट ने 13 मई को हेमंत सोरेन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में यहां पानी का संकट बना हुआ है। इसका मुख्य कारण हरियाणा का पानी न देना है। दिल्ली यमुना के पानी पर निर्भर है। वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला प्लांट में यमुना का पानी जाता है। अगर यमुना में पानी नहीं होगा तो इन प्लांट में पानी कैसे आएगा? आज दिल्ली सरकार पानी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जा रही है। कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश को आदेश दे कि वो दिल्ली का पानी दे। उन्होंने कहा, दिल्ली में टैंकर से पानी की सप्लाई को और दुरुस्त करने के लिए एक कंट्रोल रूम बना रहे हैं जिसे एक सीनियर आईएएस हेड करेंगे। जिनको टैंकर से पानी चाहिए वो 1916 पर कॉल करें। दिल्ली के सभी 11 वाटर जोन पर एक एसडीएम की नियुक्ति की जाएगी। कंस्ट्रक्शन साइट पर पोर्टेबल वाटर के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगाया जा रहा है। अगर वो इसका इस्तेमाल करते हुए पाए गए तो सील कर दिया जाएगा। कार वॉशिंग सेंटर पर पोर्टेबल वाटर पर रोक लगाई गई है। कल से डीपीसीसी के अधिकारी इसे चेक करेंगे। जांच में दोषी पाए गए सील कर दिया जाएगा। वहीं आज से जहां एक और दिल्ली में पानी बर्बाद करने पर 2000 रुपए का चालान कटेगा, वहीं दिल्ली सरकार पेयजल के मसले पर केंद्र सरकार को एक पत्र लिखने जा रही है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के मुताबिक केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है कि दिल्ली को अपने हिस्से का पानी मिले। दिल्ली की जल मंत्री व वरिष्ठ अधिकारियों ने आज वजीराबाद स्थित जलाशय का निरीक्षण भी किया। यहां जलस्तर सामान्य के मुकाबले कम पाया गया। पुणे पोस्ट दुर्घटना में 2 लोग लड़का लड़की की मौत हो गई थी। अधिकारियों ने बताया कि ससुन जनरल अस्पताल के अधिकारियों ने 19 मई को नाबालिग लड़के के ब्लड सैंपल कूड़ेदान में फेंक दिए थे। उस दिन उन्होंने कथित तौर पर वहां मौजूद उसकी मां और 2 अन्य लोगों के ब्लड सैंपल लिए थे। पुलिस सामने आ रही खामियों को गंभीरता से लेते हुए शिवानी के ब्लड सैंपल एकत्र करेगी। कानूनी मंजूरी मिलने के बाद मामले में उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। दरअसल दुर्घटना को अंजाम देने वाले नाबालिग आरोपी को 19 मई को मेडिकल जांच के लिए पुणे के ससुन सरकारी
अस्पताल ले जाया गया था। इसी दौरान लड़के के परिजनों ने डॉक्टर को पैसों का लालच दिया। श्रीहरि हरलोल की ओर से लड़के का ब्लड सैंपल लिया गया था, लेकिन यह महसूस होने के बाद कि इसमें अल्कोहल हो सकता है, इसे बदलने का निर्णय लिया गया। जानकारी के सामने आई कि इस अपराध को छुपाने के लिए खास तौर पर छुट्टी पर चल रहे डॉक्टर अजय तावरे ने हस्तक्षेप किया था। इसके बाद दूसरे मरीज का ब्लड सैंपल जांच के लिए दिया गया, लेकिन पुणे पुलिस ने नाबालिग के ब्लड के नमूने को डीएनए परीक्षण के लिए दूसरे लैब में भेजने का फैसला किया। जब जांच हुई तो ब्लड सैंपल बदलने की बात सामने आई। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई है। रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें डूंगरपुर बस्ती में मारपीट, डकैती और आपराधिक षड्यंत्र के मामले में 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 14 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। रामपुर की विशेष एमपी एमएलए अदालत ने सपा नेता आजम खान को इस मामले में कल दोषी करार दिया था। गंज थाना क्षेत्र के डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने कई मुकदमे वर्ष 2019 में दर्ज हुए थे। इस मामले में ठेकेदार बरकत अली और आजम खां को आरोपी बनाया गया था। कुल 12 मुकदमे दर्ज हुए थे। धारा 392, 504, 506, 452, 120 बी के तहत केस दर्ज हुआ था। दरअसल समाजवादी पार्टी के शासनकाल में डूंगरपुर में आसरा आवास का निर्माण कराया गया था। इस जगह पर पहले से कुछ लोगों के मकान बने हुए थे। आरोपों के मुताबिक इस जमीन को सरकारी बताकर मकानों को तोड़ दिया था। पीड़ितों ने लूटपाट का आरोप भी लगाया था। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद वर्ष 2019 में इस मामले में रामपुर के गंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने माचिस की तीली के बराबर भी नहीं है। उनमें राजनीतिक अनुभव की कमी है। एक इंटरव्यू में उन्होंने यह बात कही। साथ ही उन्होंने और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के इस दावे के लिए उनकी आलोचना की कि लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार सत्ता से बाहर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे बड़ा मजाक और कोई नहीं हो सकता। यादव ने यह भी कहा कि वायनाड के सांसद गांधी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अमेठी से चुनाव लड़ने का साहस उनमें नहीं है। यह पूछे जाने पर कि क्या राहुल गांधी को अपनी दादी इंदिरा गांधी की तरह शासन का कुछ अनुभव प्राप्त कराना चाहिए था, यादव ने कहा उनके पास न तो मंत्री पद का अनुभव है, न ही पार्टी अध्यक्ष का पद संभालने से पहले और न ही राजनीति का। जिस तरह से वे बात करते हैं, विपक्ष का भी कुछ स्तर होना चाहिए, खासकर किसी शख्सियत मोदी का जिक्र करते हुए के सामने वह गांधी सूरज के सामने दीपक भी नहीं है। यादव ने कहा उनकी गांधी की ताकत माचिस की एक तीली के बराबर भी नहीं है, लेकिन वह खुद को सूरज की रोशनी के जैसा दिखाना चाहते हैं, इसलिए यह दिन में ख्वाब देखने जैसा है और कोई भी उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकता। भाजपा नेता ने जाहिर तौर पर 2014 और 2019 के चुनाव में कांग्रेस की हार का जिक्र करते हुए कहा कि राहुल गांधी 2 बार गलत साबित हुए हैं। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ईरान और सऊदी अरब के बीच संबंध हमेशा से ही तनावपूर्ण रहे। इस बीच ईरान ने की तरफ से कहा गया कि सऊदी अरब ने उसके सरकारी टेलीविजन ब्रॉडकास्टर के 6 पत्रकारों को देश से निकाल दिया है। ईरान की तरफ से जानकारी देते हुए कहा गया है कि पत्रकारों को देश वापस भेजने से पहले लगभग 1 हफ्ते तक हिरासत में रखा गया था। इसके बाद उन्हें हद से पहले सऊदी अरब से वापस भेज दिया गया। ईरान की बात का जवाब देते हुए सऊदी अरब ने कहा कि यह सभी अपने वीजा नियमों का उल्लंघन कर काम कर रहे थे। खास बात यह है कि घटना रियाद और तेहरान के बीच चीन की मध्यस्थता से हुए समझौते के 1 साल बाद हुई है। वैसे सऊदी अरब में पवित्र स्थलों को लेकर दोनों सुन्नी और शिया देशों के बीच दशकों से तनाव रहा है। हज के समय तो यह तनाव अपने चरम पर रहता है। इजरायल और हमास के बीच जंग जारी है।
रफा में भी इजराइल ने सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। इजरायली सेना रफा के अंदर तक टैंक लेकर घुस चुकी है और हमास आतंकियों पर लगातार पलटवार किया जा रहा है। रफा शहर पर इजरायली हमलों के बाद गाजा में जंग रोकने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच इजरायल ने एक बार फिर दुनिया के सामने अपनी मंशा साफ कर दिया। इजरायल ने साफ कर दिया है कि जंग जारी रहेगी। इजरायल के इस रुख से साफ है कि फिलहाल जंग रुकने का कोई आसार नहीं है। इजरायली सेना की तरफ से कहा गया है कि हमास ने रफा में हमारे लोगों को बंधक बना रखा है। यही वजह है कि हमारी सेना रफा पर अपना काम कर रही है। हमास ने गाजा में हमारी सीमा के पार रफा सहित हमारे बंधकों को नरक में रखा हुआ है। हम उनकी आजादी के लिए लड़ना बंद नहीं करेंगे। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। कर्नाटक एमएलसी चुनाव मल्लिकार्जुन खड़गे ने नामों को अंतिम रूप देने के लिए बैठक की। राहुल की मंजूरी का इंतजार। बीएसवाई के जेल जाने के लिए विजेंद्र जिम्मेदार, कांग्रेस विधायक प्रदीप ईश्वर का कहना। प्रज्वल रेवन्ना के आगमन से 2 दिन पहले अग्रिम जमानत याचिका खारिज। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, खड़गे बोले अगर पड़े होते तो ऐसी बात नहीं बोलते। हेमंत सोरेन को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने बढ़ाई 14 दिन न्यायिक हिरासत। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।